एमबीटी में आपका स्वागत है। मैं हूं सनोज गौतम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक एके मिश्रा मौजूद हैं। आज हम एके मिश्रा जी से चर्चा करेंगे उन 3 ज्वलंत मुद्दों के बारे में जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहे, और कहा जाए तो पूरे दिन इन्हीं 3 मुद्दों ने सुर्खियां बटोरी हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे नेपाल के बारे में, जहां पर नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, उन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो भारत में जो अयोध्या है वो असली अयोध्या नहीं है, जबकि उनका जो एक गांव है बंदीपुरा, एक छोटा सा गांव बंदीपुरा, वो असली अयोध्या है। तो इसको लेकर इसके क्या मायने हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। बात करेंगे किस तरीके से चाइना के हाथों में नेपाल जा रहा है और कैसे नेपाल के लोगों को भारत के खिलाफ, भारत की संस्कृति के खिलाफ भड़काया जा रहा है और किस तरीके से सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। जबकि दूसरा मुद्दा जो हम आज जिस पर बात करने जा रहे हैं वो राजस्थान की राजनीति से है, जहां पर सियासी गलियारे में कुछ इस तरीके की हलचल है कि सचिन पायलट को दरकिनार कर दिया गया है। कांग्रेस ने सचिन पायलट को उनकी जितनी भी जिम्मेदारी थी उनसे सबसे मुक्त कर दिया, डेप्यूटी सीएम का पद उनसे छीन लिया, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं पार्टी में डेमोक्रेसी की बात की थी। और राहुल गांधी के सामने कोई भी ऐसा चैलेंजर जो आता है तो उसका इसी तरीके से उसका खात्मा किया जाता है, जैसे कि हम मध्य प्रदेश में देख चुके हैं और अब यहाँ पर राजस्थान। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या क्या होगा। इस पर हमारे जो विश्लेषक एके मिश्रा जी हैं वो हमें बताएंगे कि इसके क्या मायने हैं और आगे चलकर सचिन पायलट अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे, कोई तीसरा मोर्चा बनाएंगे या भाजपा में शामिल होंगे, क्योंकि भाजपा पर लोटस करके जो इनका एक षड्यंत्र बताया जा रहा है कि इनका एक लोटस षड्यंत्र है जिसके तहत ये इस तरीके से अपनी सरकार बनाते हैं। और तीसरा मुद्दा अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है जो कि हागिया सोफिया से संबंधित है। टर्की में आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया की नजर इस टाइम टर्की पे है, क्योंकि जो एक संग्रहालय था हागिया सोफिया, जो कि अब उसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में वहां पर उसको मॉस्क में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो एक तरफ क्रिश्चियंस हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम्स हैं, और ये कहीं ना कहीं 21वीं शताब्दी में जिस तरह की चीजें हमको देखने को मिल रही हैं, जिसमें मस्जिद को इस तरीके से मुद्दा बनाया जा रहा है, तो उसके बारे में हम जानेंगे अपने विश्लेषक एके मिश्रा जी से। एके मिश्रा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सरोज, और आपके लाखों करोड़ों दर्शक जो आपके प्रोग्राम को देखते हैं उनका भी बहुत वार्म वेलकम मेरी तरफ से। जी, तो सबसे पहले मैं आपसे सबसे पहले मुद्दे पे बात करना चाहूंगा कि जैसे आपने देखा कि केपी शर्मा ओली ने जिस तरीके से बहुत ही मूर्खतापूर्ण ये जो बात उन्होंने की है, लोगों के सेंटिमेंट को हर्ट किया है, भारत की संस्कृति पे चोट किया और किस तरीके से चाइना की तरफ ज्यादा मिलना चाहते हैं और नेपाल और भारत के रिश्तों में खटास लाना चाह रहे हैं। तो आप इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए कि इसके क्या मायने हो सकते हैं। देखिए सनोज, आज दिन भर ये मुद्दा गर्म रहा। केपी शर्मा ओली ने जो ये बोला कि भगवान राम जो है नेपाली थे और नेपाल में एक छोटा सा गांव है अयोध्या, वहां पैदा हुए थे। मैं ये बोलूंगा कि शायद भगवान श्री राम ने उनको सद्बुद्धि दे दी है, इस पे उनको क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी बोला जाता है कि घट घट में राम है, कड़कड़ में राम है, तो राम हर जगह पे है। चलिए, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि कम से कम एक वामपंथी होने के कारण अब आप धर्म की शरण में आए हैं, वो भी सनातन धर्म और प्रभु श्री राम की शरण में आए हैं। इसीलिए मैंने बोला कि शायद प्रभु श्री राम ने उनको अब सद्बुद्धि दे दी है। दूसरी चीज, अगर ये मान लिया जाए कि वो चाइना के इशारों पे कर रहे हैं, तो कम से कम ये मैसेज हमें मिलता है कि चाइना में भी भगवान प्रभु श्री राम की जो है धाक जमी हुई है। अभी देखिए, वो इंसिडेंट देखिए, जब हमारे सैनिकों ने नेपाल के ये चीन के जो है 40-50 सैनिकों को उनकी हड्डियां तोड़ी थी, तो ताइवान ने भी अपने नेशनल न्यूज़पेपर में प्रभु श्री राम का निकाला था कि प्रभु श्री राम तीर से ड्रैगन को मार रहे हैं। तो अच्छा, दूसरी चीज मैं ये बोलूंगा कि ठीक है, अगर आप बोलते हैं कि वो नेपाल में पैदा हुए थे, कई और ऐसे देश हैं जो ये क्लेम करते हैं, तो अभी तक आपने क्या वहां पे कोई प्रभु श्री राम की बहुत बड़ी भव्य मूर्ति बनवाई? अगर आप ये मानते हैं तो आप नेपाल के प्रथम इष्ट देवता प्रभु श्री राम को जो है डिक्लेयर करिए। आप वहां पे अयोध्या में प्रभु श्री राम का एक भव्य मंदिर बनवाइए, इंटरनेशनल टूरिज्म आप डेवलप करिए, उसको राष्ट्रीय धर्म डेवलप करिए। चलिए देखिए सनोज, मैं आपको ये बता रहा था कि हिंदी को ये बैन कर रहे हैं और चाइनीज को कंपल्सन कर रहे हैं नेपाली स्कूलों में बच्चों के लिए। अगर आप हृदय से मानते हैं प्रभु श्री राम को, तो ये गर्व का विषय है। प्रभु श्री राम की ख्याति और हर जगह जो है पूरी दुनिया में। मैं ये बोलना चाहता हूं कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर आप वहां पे बनवाइए, जहां आप अयोध्या बता रहे हैं। पूरे नेपाल को राममय करिए। रामचरितमानस और जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है उसको राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करिए, अगर इतनी श्रद्धा है। और आज देखिए, 2 देशों ने तो कम से कम मानना शुरू कर दिया है, एक नेपाल और इसके पहले
पाकिस्तान ने श्री कृष्ण मंदिर बनवाने की बात शुरू की थी। हालांकि वो अभी बन नहीं पाया है, कुछ वहां विवाद हो गया, लेकिन एटलीस्ट विचारधारा तो इनकी चेंज हो रही है। मैं तो बोलता हूँ कि चाइना से भी आवाज आए कि प्रभु श्री राम हमारे हैं, वेटिकन सिटी से भी आवाज आनी चाहिए कि प्रभु श्री राम हमारे हैं, वाशिंगटन से भी आनी चाहिए, जेरूसलम से भी आनी चाहिए, मक्का और मदीना से भी आनी चाहिए कि प्रभु श्री राम हमारे हैं। चलिए, ये तो आपकी कंस्ट्रक्टिव एक आपकी सोच हो गई। आपने बहुत पॉजिटिवली उसको, जो उनको क्रिटिसाइज हम कर सकते थे, आपने काफी पॉजिटिव वे में इसको किया। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि देखिए, नेपाल और भारत एक बड़े भाई और छोटे भाई जैसा रिलेशन है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले वहां पर भी एक हिंदू राष्ट्र था, जिसके बाद में वामपंथियों ने आके जिस तरीके से वहां पर ताबड़तोड़ जो चीजें बदल दी, और अब सांस्कृतिक एस्पेक्ट पे भी, रिलीजियस सेंटिमेंट पे भी लोगों के जो हमला किया जा रहा है, तो उससे आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जो नेपाल और भारत के रिश्ते थे, जो वहां के लोग यहाँ पर आके अपना रोजगार तलाशते थे, या जो भी दोनों देशों के बीच में एक इतना पुराना आप कह सकते हैं कि जो संबंध था, वो कहीं ना कहीं उसको ताक पर रख दिया है सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए। जबकि अगर हम देखें तो वहां पर जो विपक्ष है वो भी उनके खिलाफ है, वहां के जो उनकी खुद की जो आसपास के लोग हैं कहीं ना कहीं वो भी उनके खिलाफ है। लेकिन फिर भी उनका जो ये दिवालियापन है ओली का, उसकी वजह से दोनों देशों को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि उनका तो एक ही उद्देश्य है कि चाइना के साथ आप आगे बढ़ें, भारत को आप निशाने पर लें, और इस तरीके से अपनी सरकार लगातार आप बनाए रखें। तो उस तरीके से क्या फर्क देखने को मिलेगा भारत नेपाल के जो रिश्ते हैं और जो लोगों के बीच में जो एक अच्छे संबंध है, उसके बारे में बताइए। समोज, देखिए, इंटरनेशनल अगर एरिया में देखा जाए तो जो दो देशों के, दो नेशंस के बीच में पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है, दो तरीके की यहाँ बॉन्डिंग होती है। एक पॉलिटिकल बॉन्डिंग होती है, जैसे मान लीजिए कोई दो देश पॉलिटिकली बहुत अच्छे हैं, मित्र हैं, तो दोनों देशों का जो है पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है। एक रिलीजियस बॉन्डिंग होती है। रिलीजियस बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है क्योंकि वो पास्ट में हजारों सालों से है। अगर कोई ये बोले कि राम का मुद्दा उठा करके ओली साहब जो वहां के स्वनाम धन्य प्राइम मिनिस्टर है, वो कुछ भारत और नेपाल के रिश्तों को, मैं पीपल टू पीपल बात कर रहा हूँ, जनता के बीच के रिश्तों को क्षति पहुंचाने, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये उनका ब्लंडर है। ये उनका ब्लंडर इसलिए होगा क्योंकि देखिए, एक तो राम हजारों साल पहले हुए थे, हमारी बॉन्डिंग, रिलीजियस बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग है इन कंपैरिजन ऑफ पॉलिटिकल बॉन्डिंग। आदमी रिलीजन को नहीं छोड़ता है, पॉलिटिक्स को छोड़ देता है, सरकारें बदल जाती है। दूसरा रीजन ये है कि अगर पूरा नेपाल, वहां की राजनीति अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से राममय हो जाए, राम की चर्चा होने लगे किसी भी उद्देश्य से, तो केवल ऐसा नहीं है कि अयोध्या और मिथिला जो जहां पे सीता जी पैदा हुई थी, जब लोग राम से जुड़ेंगे तो राम से जुड़े हुए जो और भी चीजें हैं, जैसे प्रयागराज में रामचंद्र जी ने जो है शिक्षा ली थी भारद्वाज ऋषि के आश्रम में, नासिक में क्या हुआ था, सुपर्णखा की नाक कटी थी। तो राम का जो पूरा विस्तृत जीवन है, जो आदमी वहां दर्शन करेगा तो वो फिर ये चाहेगा कि भाई मैं रामेश्वरम भी जाऊं। तो इस तरीके से एक रिलीजियस टूरिंग शुरू हो जाएगी। मैं इसीलिए बोलता हूं कि नेपाल को ये चीज प्रमोट करनी चाहिए और हमें भी सपोर्ट करना चाहिए कि आप राम को विधिवत प्रमोट करिए, उनको राष्ट्रीय इष्ट देवता घोषित करिए, रामचरितमानस और रामायण को राष्ट्रीय पुस्तक जो है आप वहां पे घोषित करवाइए, और फिर ये देखिए बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग होगी। ठीक है। ए.के. मिश्रा जी, मैं आपसे अगला जो मुद्दा है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो राजनीति से जुड़ा है। जैसे कि आज आपने देखा होगा कि सचिन पायलट जिनको दरकिनार कर दिया गया है कांग्रेस के द्वारा, अब आपको क्या लगता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा? सचिन पायलट किस तरफ जाएंगे? क्या भाजपा में शामिल होंगे, या अपना एक तीसरा मोर्चा बनाएंगे और आगे चलकर भविष्य में जब भी कोई सरकार बनाने का मौका होगा तो भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे? या आपको लगता है कि वो दोबारा जाके वो राहुल गांधी से माफी मांगेंगे और वो बोलेंगे कि आप मेरे को दोबारा से एक मौका दीजिए मेरी लॉयल्टी को प्रूफ करने का? क्या लगता है आपको इसके बारे में? सनोज, देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। मैं आपको बताऊं, जब ये चुनाव हुए थे एमपी के, देखिए एमपी में भी ये हुआ, वहां पे सिंधिया साहब टूट करके बीजेपी में आ गए। एमपी, राजस्थान और कर्नाटक, जहां बॉर्डर लाइन का केस था, यानी कि बहुत थोड़े सीटों से कांग्रेस या कोई भी पार्टी जीती थी, बॉर्डर लाइन की जो विक्ट्री थी, मैंने उसी वक्त ये बोला था कि ये बहुत खतरनाक स्टेज है। अच्छा, चूंकि राजनीति है तो राजनीति में सरकारों को गिराने का, तोड़ने का, ये सब चीजें चलती रहती हैं, पास्ट में सारी पार्टियों ने किया है।
इंक्लूडिंग कांग्रेस वगैरह, मैं सबकी बात करता हूँ। इस मामले में सभी रंगे हैं। हाँ, एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी। बीजेपी की सरकार यूपी में मायावती ने जब टर्म आया बीजेपी का तो उन्होंने साथ नहीं दिया बीजेपी का। तो ये एक मतलब जिसको एक इंग्लिश में बोलते हैं नेसेसरी इविल, आवश्यक दोष, इसको कोई हटा नहीं सकता है और यही हुआ। देखिए अब हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ ये चीज क्यों हो रही है। ये चीज इसलिए हो रही है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। पायलट जी का अपना एक खानदानी वर्चस्व रहा है, राजनीति में इतिहास रहा है। दरअसल ये जो लड़ाई है दो नेताओं की व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा की लड़ाई है। हर आदमी चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी उच्चतम शिखर पे पहुंचूं। पायलट जी की जो महत्वाकांक्षा थी, डेफिनेटली सिंधिया जी की भी यही थी कि वो किंग बने रहे वहां पे, अपने राज्य में वो किंग बने रहे। बहुत कोशिश के बाद भी नंबर 2 के वो नेता बने। अच्छा, ये सारी चीजें करके उनको, पायलट जी को कहीं ना कहीं से ऐसी भनक मिली होगी या आश्वासन मिला होगा, उनको लगा होगा या उन्होंने ऐसा खुद कोई प्लान बनाया होगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी जो मंजिल है, जो हमारा टारगेट है, वो शायद मैं अचीव कर लूं। उन्होंने ये चीज किया, लेकिन चूंकि कांग्रेस कई बार धोखा खा चुकी थी, अलर्ट थी, तो इसलिए अभी तक तो सरकार नहीं गिरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस को बेफिक्र हो जाना चाहिए। नेक्स्ट डेवलपमेंट आ रहे हैं, जैसे बीजेपी ने ऑफर दिया। अब देखिए पायलट जी की अगर एनालिसिस करें तो इनके सामने 3 विकल्प है। भाई आप कांग्रेस में चले जाइए, वो अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जाना था तो पहले ही जब बुलाया गया था तब चले जाते, मतलब जहां पे कि उनकी रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट भी बच जाती। अब तो एक्सपेक्ट कर दिए गए। यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि क्या ये सब सिर्फ राहुल गांधी को स्थापित करने के लिए किया जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस में भी कुछ अच्छे नेता हैं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में है और कांग्रेस में नहीं है, कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है। तो जिस तरीके से अभी कांग्रेस में अगर हम देखें तो सिर्फ एक परिवार की एक पार्टी बन के रह गई है। इंदिरा गांधी के बाद में एक बहुत बड़ा लीडरशिप का वैक्यूम वहां पे क्रिएट हो चुका है। आप किसी को भी देखें, कहीं से कहीं तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस राजनीति के उस मंच को संभाल पाए, वहां पर चीजों को मैनेज किया जाए। और फिर जो नेता जिनके अंदर दम है और जो अपना काम कर सकते हैं, उनको फिर हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी के सामने अगर कोई कंपटीशन आ जाएगा तो फिर राहुल गांधी का जो पॉलिटिकल करियर है वो ऑलरेडी खतरे में और ज्यादा खतरे में हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि जो केंद्रीय इनकी जो समिति है कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी की, उसके बारे में आपको क्या लगता है? नहीं सनोज, देखिए ये स्टेट लेवल पॉलिटिक्स का है। यहाँ पे राहुल गांधी या प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए या कांग्रेस के टॉप पोजीशन के लिए तो फाइट थी ही नहीं जो यहाँ पे थी। आप ये पूरे सीन में देखिए कि जो भी चीजें हुई हैं वो राजस्थान में हुई है, नेशनल पॉलिटिक्स के लिए कोई चीज नहीं हुई है। दावा ये था कि राजस्थान का किंग कौन है, जो मैंने आपको बोला ना कि राजस्थान का किंग कौन है। तो यहाँ पे ये नहीं है कि सचिन पायलट ने जो है राहुल गांधी को रिप्लेस करने की कोशिश की या ऐसा कोई इंडिकेशंस जो है नहीं, आज नहीं की, लेकिन भविष्य में तो वो खतरा बन सकते हैं उनके लिए, अगर मान लीजिए उनका कद इतना बढ़ जाएगा। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। हाँ, आपकी बात सही है। देखिए भविष्य में नहीं, वर्तमान में भी हर आदमी के लिए चैलेंजेस और कंपटीशन अवेलेबल है। आप किसी को भी लीजिए, कोई भी पार्टी हो, उसका जो टॉप लीडर है उसके लिए कोई ना कोई एक सेकंड ऑप्शन, वो ठीक है गैप बहुत ज्यादा हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए भी देखिए सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है, पार्टियों के अध्यक्ष पद के लिए भी कंपटीशन तो हर जगह है और आज नहीं कल तो वो होना है। और मेरे ख्याल से जो बेस्ट अपने आप को प्रूव कर पाता है वही लीडर बना रहता है। तो बात हम सचिन पायलट की कर रहे थे, तो मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी को लेकर के सचिन पायलट ने ये किया था। उन्होंने अपने अस्तित्व को, अपने महत्व को राजस्थान में स्थापित करने के लिए किया था कि राजस्थान का किंग मैं हूं। यहाँ पे ये यही है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। गहलोत जी भी बहुत बुजुर्ग हैं और उसके साथ साथ देखिए राजस्थान में प्रॉब्लम क्या थी, 15 साल के बाद सत्ता आई। 15 साल बहुत बड़ा होता है। गहलोत साहब जो हैं उनके लिए अगर मान लीजिए वो मुख्यमंत्री नहीं बनते या राजस्थान के किंग नहीं बनते तो नेक्स्ट टाइम पता नहीं कब मौका मिलता, तो शायद 15 साल का गैप बहुत बड़ा गैप होता है। उसके बाद जो मौका मिला कोई भी आदमी हाथ से जाने नहीं देता है, क्योंकि नेक्स्ट 5 ईयर या 10 ईयर अगर फिर सरकार नहीं बनी तो आपका पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया, आपकी उम्र लगभग खत्म हो जाती है, शारीरिक रूप से आप अक्षम हो जाते हैं। इस चीज का है। अच्छा, इंटरपर्सनल कंपटीशन जो है दोनों लोगों के बीच में, जो उनकी महत्वाकांक्षा के कारण जल्दी से जल्दी राजस्थान की राजनीति में उच्चतम बिंदु पे पहुंचना, ये जो है इस फीलिंग ने, इस टारगेट ने, इस महत्वाकांक्षा ने एक कैटालिस्ट का जो है काम किया।
जिसने प्रेरित किया, इनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिला होगा पायलट जी को। अब देखिए सवाल यह है कि पायलट साहब के साथ ऑप्शन क्या है और क्या करना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए पहला ऑप्शन तो यह है कि कांग्रेस में जाए, लेकिन अगर जाना था तो वो पहले ही चले जाते, क्योंकि जब जी उनको रिस्पेक्टफुल मैनर में उनको बुलावा आया था, लेकिन ये चीज नहीं हुआ, अब वो जाएंगे नहीं। अच्छा, बीजेपी में भी अगर वो जाते हैं तो जिस टारगेट को लेके उन्होंने ये सब चीज किया कि अपनी सत्ता को, व्यक्तिगत इंडिविजुअल अपने आप को एक बहुत बड़ा राजनेता साबित करना, मुझे लगता है बीजेपी में जाने पर भी वो हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी ऑलरेडी सुपर सैचुरेटेड पार्टी है, वहां पे एक से एक दिग्गज है। तो अगर वो वहां पर जाते हैं तो वहां पे भी उनका वो लक्ष्य नहीं मिल पाएगा। अच्छा, तीसरा उनके लिए जो मैं सोचता हूँ कि सबसे बेस्ट विकल्प क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि बेहतर ये है कि चूंकि कैरिज्मेटिक नेचर तो है ही उनके पास, पर्सनालिटी है ही पॉलिटिक्स में, अपनी पार्टी खुद बनाए, अपने आप को मजबूत करें, और फिर देखें बीजेपी और कांग्रेस एटलीस्ट कुछ हो या ना हो, नंबर 2 या नंबर 3 की पार्टी तो बन ही जाएंगे, और इतना तो हो ही जाएगा ठीक है। कि कांग्रेस में किसकी सरकार बनेगी ये वो डिसाइड कर ले, इतनी बड़ी पार्टी तो उनकी बन ही जाएगी। जब इस लेवल पे वो पहुंच जाए, फिर वो बार्गेन कांग्रेस और बीजेपी से, दोनों से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। देखिए शिवसेना ने यही किया ना कि मुख्यमंत्री जो है पद की जो है वहां पे बार्गेन उन्होंने अपने लिए की, वो चीज हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी में जाने से बेहतर है कि अपनी एक स्वतंत्र पार्टी बनाए, थोड़े दिनों में उसको मजबूत करें, और उससे उनकी पॉलिटिकल बार्गेन पावर बढ़ेगी, सेंटर में भी बढ़ेगी और राजस्थान में भी बढ़ेगी। ठीक है। अब मैं आपसे एक आखिरी मुद्दा चलते हुए आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा है। टर्की में हागिया सोफिया को लेकर जिस तरीके का विवाद अभी सामने आया है, वहां पे मस्जिद बनाने की बात की जा रही है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, और आपको क्या लगता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चीजों को कैसे प्रभावित करेगा, और आने वाले समय में इसके क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं? देखिए सनोज, मैं आपको बताऊं, ये इंटरनेशनल देखा जाए, रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों के बीच में ये चीज दिखाता है कि किस तरीके से रिलीजन जो है इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स पे हावी होती जा रही है या पास्ट में हावी रही है। इसको एनालाइज जी। करने के पहले थोड़ा सा इतिहास में आप ये जाइए, देखिए टर्की जो है, कुंतुस्तुनिया, ऑटोमन अंपायर, ये सब टर्की के साथ जुड़े हुए हैं। वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ, वर्ल्ड वार के पहले क्या था, एक खिलाफत थी, खिलाफत या उम्मा थी। उम्मा मतलब मुस्लिम कंट्रीज का एक यूनियन था, जो कि पूरा गल्फ में और टर्की से लेके फैला हुआ था, और उनको जो लीड करता था वो खलीफा कहलाता था। तो वो खलीफा जो थे वो टर्की में वहां पे रहते थे। तैयब उर्दगान, ये मतलब वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ कि इसको तकसीम कर दिया गया, तोड़ दिया गया खिलाफत को। खिलाफत को तोड़ने के बाद कई छोटे छोटे देशों में उनको जो है डिवाइड कर दिया गया, कुवैत, सऊदी अरेबिया वगैरह, ये सब जो देश निकले हैं वो खिलाफत टूटने के साथ ही निकले हैं। 2-3 जी। घटनाएं और हुई थी। जब खिलाफत टूटी तो टर्की में जो वहां के हेड थे उनको ये बोला गया, जो खलीफा थे उनको बोला गया कि 100 साल तक आप टर्की वापस नहीं आएंगे, वो बाहर चले गए। स्वेज कैनाल वगैरह ये सब चीजें जो थी, वहां पे ये रिस्ट्रिक्शन लगाया गया कि इससे जो भी व्यापार होगा वो उस पर आपका अधिकार नहीं रहेगा। अब 2023 में ये सारे रिस्ट्रिक्शन 100 साल का जो है वो खत्म हो रहा है। तैयब उर्दगान अपने आप को एक वैश्विक लीडर बनाना चाहते हैं। उनका सपना ये है कि फिर से वो खिलाफत वहां पे वो बनाए और वो उसके सरदार बने, वो उसके हेड बने। इसीलिए आप देखिए पहले टर्की ऐसा नहीं करता था। बहुत सारे आप ये देखिए म्यांमार, बर्मा वगैरह में ये जो रोहिंग्या मुसलमान थे जिनको कोई शरण नहीं दे रहा था, उसका उन्होंने ऐलान किया और जबरदस्ती उन्होंने बोला मैं सेना भेजूंगा। अभी आप ये देखिए एक घटना इसी से और जुड़ी है। लीबिया में राफेल जो है फाइटर प्लेन ने इन्होंने एक सैन्य अड्डा बनाया था टर्की ने, तो एयर डिफेंस बिल्कुल। सिस्टम को जो है तबाह कर दिया। अब देखिए टर्की में जिस मस्जिद की आप बात कर रहे हैं, ये इनफैक्ट आप ये जाके सर्च करिएगा, ये पहले एक जो है चर्च था। क्योंकि वो बिल्कुल। टर्की एक ऐसा जंक्शन है जहां पे कि वेस्टर्न कल्चर, यूरोपियन यानी क्रिश्चियन कल्चर और मुस्लिम कल्चर जो है आकर के मिलते थे। तो कई बार इनकी लड़ाइयां हुई, तो कई बार ऐसा हुआ कि क्रिश्चियन का राज उस एरिया में रहा, कई बार ऐसा हुआ कि मुस्लिम हार गए, कई बार क्रिश्चियन जीत गए। तो ये जो जी। एक था, ये एक पूरा जो है चर्च था। फिर उसको जो है मुस्लिमों का जब वहां पे राज हुआ तो उसको जो है थोड़े बहुत चेंजेस करा के गुम्बद वगैरह बनवा करके उसको मॉस्क में बदला गया, प्रॉपर जो है मस्जिद में उसको बदल दिया गया। जब ये तकसीम हुआ खिलाफत, जब मैं आपको बता रहा हूं,
तो उसी वक्त ये डिसाइड हुआ कि इसको, ये शायद 1938 के आसपास की बात है, उसी वक्त ये डिसाइड हुआ कि इसको म्यूजियम बना दिया जाए। अब इसके भी अपने रिलीजियस और पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, तब से इसको म्यूजियम डिक्लेयर किया गया। और म्यूजियम डिक्लेयर करने के बाद ये यूनेस्को की धरोहर भी है, ये छोटा मोटा म्यूजियम नहीं था, ये दुनिया का जाना माना टूरिस्ट प्लेस है और ये यूनेस्को द्वारा जो है रिकॉग्नाइज्ड एक धरोहर है, पूरा विरासत है। अब हुआ क्या, मैंने बोला कि रिलीजन कहीं ना कहीं जा करके जो ये रीऑर्डर हो रहा है पूरा, आप दुनिया देखिए, कहीं ना कहीं वहां पे पॉलिटिकल और रिलीजियस ये दो फैक्टर काम कर रहे हैं, रिलीजन वहां पे हावी हो रहा है। अब इसको भी उन्होंने देखिए ऐसे ही किया कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के एक ऑर्डर लेना कि भाई इसको वापस वो किया जाए। वहां के लोग, काफी लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका ग्लोबल पॉलिटिक्स में आप ये देखेंगे जितने भी क्रिश्चियंस हैं वो इसका विरोध करेंगे, जितनी भी क्रिश्चियन कंट्रीज हैं ये इसका विरोध करेंगे, क्योंकि टर्की आज की डेट में ऐसे खेमे में गया है जो एंटी यूरोपियन है या एंटी क्रिश्चियन है। तो वो हजारों साल का इतिहास कहीं ना कहीं फिर से दोहराया जा रहा है, वो एक बुलबुले की तरह उठना शुरू हुआ है। और तैयब एर्दोगान इसलिए कर रहे हैं कि ताकि वो खिलाफत को वापस जिंदा कर पाए, और ज्यादा नहीं तो कम से कम मुस्लिम देशों के जो है वो लीडर तो बन ही जाए। जितने भी ये 50-52 मुस्लिम देश हैं उसके वो लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से डीप एनालाइज करके और जो भी मुद्दा था वो आपने ढंग से हमारी ऑडियंस को बताया और हमें समझाया कि किस तरीके से, चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दा हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो, वो किस तरीके से आने वाले समय में सभी को प्रभावित करेगा और इनके क्या क्या आयाम हो सकते हैं। और हम आपसे आगे भी लगातार इसी तरीके से बात करते रहेंगे। एनबीटीवी देखने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद एके मिश्रा जी। थैंक यू सनोज। आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लाखों करोड़ों दर्शक जो आपके साथ जुड़े हैं और जो आपके प्रोग्राम को देखते हैं। थैंक यू।